द इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है, जो हमारे भविष्य को आकार देने वाले सबसे परिवर्तनकारी क्षणों का आपका पोर्टल है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आधुनिक चिकित्सा को फिर से परिभाषित कर सकती है। कैंसर वैक्सीन विकसित करने में रूस की सफलता, एक ऐसा मेडिकल इनोवेशन जो पहले से ही ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में प्रवेश कर रहा है। यह केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह भू राजनीति, फार्मास्यूटिकल एकाधिकार, कैंसर के खिलाफ मानवता के युद्ध और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के बदलते स्वरूप के बारे में है। कैंसर ने लंबे समय से मानव जाति को परेशान किया है। चिकित्सा में मॉन्यूमेंटल प्रगति के बावजूद कैंसर दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। हर साल लाखों लोगों में इसका निदान होता है, और जबकि उपचार मौजूद हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कोई भी गारंटीड यूनिवर्सल सक्सेस प्रदान नहीं करता है। वार्षिक आंकड़े, हर साल 10 मिलियन से अधिक लोग कैंसर से मरते हैं। आर्थिक लागत, विश्व स्तर पर कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवा लागत सालाना $1.16 ट्रिलियन से अधिक है। उपचार सीमाएं, अधिकांश थेरेपी स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके तीव्र साइड इफेक्ट होते हैं और इम्यूनिटी प्रदान नहीं करती हैं। एक वैक्सीन, यह होली ग्रेल है, एक सपना जिसके पीछे शोधकर्ता दशकों से भाग रहे हैं, और अब रूस ने इसे हकीकत बनाने का दावा किया है। 1 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आश्चर्यजनक घोषणा की। रूस ने एक कैंसर वैक्सीन विकसित कर ली है, और मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल पहले से ही चल रहे हैं। द्वारा विकसित रूसी संघीय चिकित्सा जैविक एजेंसी FMBA वैक्सीन का प्रकार पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह एक इम्यूनोथेरेपी आधारित चिकित्सीय वैक्सीन होने की संभावना है, जिसे इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और मारने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चरण ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। लक्ष्य, शुरू में कुछ सामान्य कैंसरों, संभवतः फेफड़े, स्तन या प्रोस्टेट का इलाज करने का लक्ष्य है। शुरुआती लीक्स के अनुसार वैक्सीन ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस को टारगेट करके काम करती है, जिसका अर्थ है कि इसे संभावित रूप से विभिन्न प्रकार के कैंसर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपलब्धि के परिमाण को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि कैंसर वैक्सीन कैसे काम करती है। पारंपरिक टीकों, जो बीमारियों को रोकते हैं, के विपरीत अधिकांश कैंसर टीके चिकित्सीय होते हैं, जिनका उद्देश्य मौजूदा कैंसर का इलाज करना या पुनरावृत्ति को रोकना होता है। यहाँ वैज्ञानिक तर्क दिया गया है। कैंसर कोशिकाएं एबनॉर्मल प्रोटीन प्रदर्शित करती हैं। टीके शरीर की टी सेल्स को इन मार्कर्स को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक बार प्रशिक्षित होने के बाद इम्यून सिस्टम स्वस्थ ऊतक को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसरस कोशिकाओं पर हमला कर सकता है। इसका मतलब है कम साइड इफेक्ट, बेहतर परिणाम और संभावित रूप से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। यदि रूस ने इस कोड को क्रैक कर लिया है, तो इसका मतलब कैंसर के खिलाफ एक इम्यूनोलॉजिकल क्रांति की शुरुआत हो सकती है। अपने टेलीविजन संबोधन में व्लादिमीर पुतिन ने जोर दिया कि वैक्सीन को मानवीय आधार पर दुनिया के साथ साझा किया जाएगा, जो कोविड-19 के दौरान स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ रूस के पहले के दृष्टिकोण को दोहराता है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक बयान नहीं है, यह एक भू राजनीतिक बयान है। पुतिन का उद्धरण, यह सिर्फ रूस की उपलब्धि नहीं है, यह मानवता की आशा है। रूसी राज्य ने घोषणा की है कि वह सभी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, राजनीतिक अलाइनमेंट की परवाह किए बिना विकासशील देशों को प्राथमिकता देगा। विश्लेषकों का सुझाव है कि यह वैक्सीन डिप्लोमेसी के एक नए युग को चिह्नित कर सकता है, जहां चिकित्सा सहायता सॉफ्ट पावर का एक उपकरण बन जाती है। रूस की घोषणा ने कथित तौर पर बिग फार्मा में, खासकर यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में, हलचल मचा दी है। यहाँ क्यों? फार्मा इकोनॉमिक्स, कैंसर उपचार एक $200 बिलियन का वार्षिक उद्योग है। फाइजर, रोच और नोवार्टिस जैसी कंपनियां वैश्विक ऑन्कोलॉजी बाजार पर हावी हैं। एक कम लागत वाली रूसी वैक्सीन पैटेंटेड थेरेपी को अंडरकट करने और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट तक पहुंच खोलने की धमकी देती है। आशंका है कि पश्चिमी फार्मास्यूटिकल लॉबी वैक्सीन को चुनौती दे सकती है या बदनाम कर सकती है। पेटेंट वॉर्स या राजनीतिक प्रतिबंध उभर सकते हैं। पश्चिमी देशों में वैक्सीन की मंजूरी में जानबूझकर रेगुलेटरी देरी का सामना करना पड़ सकता है। रूस इन परिदृश्यों के लिए तैयारी कर रहा है, संभवतः ब्रिक्स देशों और एशिया प्रशांत गठबंधनों के साथ रैपिड ट्रायल्स और वितरण के लिए साझेदारी करके। बायोमेडिकल विज्ञान में रूस की सफलता को कम नहीं आंका जाना चाहिए, जबकि अक्सर पश्चिमी अनुसंधान दिग्गजों द्वारा
ओवरशैडोड, रूस का वैक्सीन नवाचार में एक गहरा इतिहास है। पोलियो वैक्सीन विकास 1950 के दशक। रूस पोलियो वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले पहले देशों में से था। स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन, विश्व स्तर पर पहली पंजीकृत कोविड वैक्सीन। जेनेटिक रिसर्च, एफएमबीए ने पिछले दशक में ऑन्कोजिनोमिक्स और इम्यूनोजेनेटिक्स में भारी निवेश किया है। यह कैंसर वैक्सीन कोई आउटलायर नहीं है। यह रूसी सरकार द्वारा चैंपियन्ड एक स्ट्रैटेजिक मेडिकल विजन का हिस्सा है, खासकर जब सैंक्शन हैवी पश्चिम रूस को विज्ञान और चिकित्सा में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए मजबूर करता है। भारत और अन्य विकासशील देश इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रूस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारत के बायोटेक इंडस्ट्री के साथ साझेदारी करना चुन सकता है। भारत के रेगुलेटरी पाथवेज यूरोप की तुलना में तेज और अधिक सुलभ हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश संभवतः पहली बड़ी वैक्सीन डिप्लॉयमेंट वेव बनाएंगे। ग्लोबल साउथ के लिए इसका मतलब यह हो सकता है पश्चिमी प्राइसिंग बैरियर्स के बिना एडवांस्ड ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट्स तक पहुंच, कैंसर से संबंधित मौतों से हेल्थ केयर बर्डन में कमी, क्लिनिकल ट्रायल भागीदारी में रूसी संस्थानों के साथ वैज्ञानिक सहयोग। रूस के ट्रायल्स की गति ने पश्चिमी चिकित्सा हलकों में कुछ सवाल उठाए हैं। क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है? क्या वैक्सीन को भू राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए जल्दी किया जा रहा है? यदि कोई हो तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जवाब में एफएमबीए ने कथित तौर पर सिलेक्ट WHO ऑब्जर्वर्स के लिए अपने क्लिनिकल ट्रायल डेटा को खोला है, पारदर्शिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूअर्स को आमंत्रित किया, वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों के लिए एक प्रारंभिक व्हाइट पेपर जारी किया। यह वैज्ञानिक जवाबदेही के लिए एक इच्छा को इंगित करता है, भले ही भू राजनीतिक तनाव के बीच हो। अतीत में दर्जनों असफल कैंसर वैक्सीन परियोजनाएं हुई हैं। अमेरिका से जापान तक शुरुआती उत्साह अक्सर निराशा में समाप्त हुआ है। लेकिन रूस की परियोजना को क्या अलग करता है? यह मल्टी कैंसर टारगेटेड प्रतीत होता है, न कि एक प्रकार के लिए विशिष्ट। सार्वजनिक फंडिंग कॉर्पोरेट प्रेशर के बिना वितरण की अनुमति देती है। ट्रायल सामान्य से अधिक तेजी से शुरू हुए हैं, जो मजबूत प्रीक्लिनिकल एविडेंस को इंगित करता है। फिर भी चिकित्सा विशेषज्ञ सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। विज्ञान को राष्ट्रवाद से नहीं चलाया जाना चाहिए। जश्न मनाने से पहले डेटा देखें। डॉ एलन क्रेमर, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। यही वह संतुलन है जिसका हम अब सामना कर रहे हैं, सावधानी के साथ आशावाद। जैसे ही हम इस रिपोर्ट का पहला भाग समाप्त करते हैं, दुनिया को क्या इंतजार है? चरण आय से पूर्ण परीक्षण डेटा 2-3 महीने में अपेक्षित। हाई रिस्क पेशेंट्स में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल पाइपलाइंस। विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के लिए ओपन लाइसेंसिंग। एंटीजेन स्ट्रक्चर और इम्यून रिस्पॉन्स मैट्रिक्स का पब्लिक रिलीज। कैंसर मुक्त दुनिया का सपना अभी भी दूर हो सकता है, लेकिन आज यह पहले से कहीं ज्यादा करीब लगता है। जब रूस ने घोषणा की कि उसने कैंसर वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं, तो इमीडिएट ट्रेमर केवल वैज्ञानिक नहीं था, यह भू राजनीतिक भी था। फार्मा शक्ति का वैश्विक संतुलन, चिकित्सा गठबंधन और पश्चिमी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सार्वजनिक विश्वास हिलने लगा। आइए उन मल्टी लेयर्ड परिणामों को तोड़ते हैं जो पहले से ही दुनिया भर में फैल रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में प्रमुख फार्मास्यूटिकल शेयरों में, विशेष रूप से ऑन्कोलॉजी दवाओं में भारी निवेश करने वाली कंपनियों में निवेशक विश्वास में गिरावट का अनुभव हुआ। रोच, फाइजर और मर्क जैसी कंपनियां, जो एक साथ वैश्विक कैंसर उपचार बाजार का 60% से अधिक बनाती हैं, कठिन सवालों का सामना करने लगी। वे पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लो कॉस्ट वैक्सीन के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? क्या वे मानवीय आधार पर वैक्सीन साझा करने की रूस की पेशकश से मेल खा सकते हैं? जवाब में लॉबिंग समूहों ने रूस के वैक्सीन ट्रायल्स की वैधता पर सवाल उठाने के लिए विस्पर कैंपेन्स शुरू कर दिए। कुछ ने तो वैक्सीन के पश्चिमी बाजारों में प्रवेश में देरी करने के लिए कानूनी रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन वास्तविकता कठोर है। यदि यह वैक्सीन मान्य हो जाती है, तो यह $200+ बिलियन की कैंसर उपचार अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से बाधित कर देगी। सबसे तत्काल परिणामों में से एक पश्चिम के बाहर वैश्विक चिकित्सा गठबंधनों का मजबूत होना रहा है। रूस अब उन्नत बातचीत में है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत के साथ, संयुक्त अनुसंधान वैलिडेशन और ब्रिक्स स्वास्थ्य रणनीतियों में शामिल करने के लिए चीन के साथ, रेशियल और जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स विस्तार के लिए दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ, ईरान और क्यूबा के साथ वैकल्पिक वितरण मार्गों के लिए, खासकर जहां अमेरिकी प्रतिबंध लागू होते हैं।
ये कदम एक नए विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था का सुझाव देते हैं, जहां दवा तक पहुंच अब केवल एफडीए या ईएमए द्वारा निर्धारित नहीं होती है, बल्कि एक बहुध्रुवीय, विकेंद्रीकृत वैश्विक सहमति द्वारा होती है। रूस के एफएमबीए ने अपने चरण आई ट्रायल से प्रारंभिक डेटा जारी किया, जिसमें कहा गया है, शुरुआती ट्रायल प्रतिभागियों में कोई गंभीर एडवर्स इवेंट्स नहीं, जहां ट्यूमर एंटीजेंस के खिलाफ मापने योग्य टी सेल प्रतिक्रिया, अर्ली स्टेज और रेजिडुअल कैंसर वाले रोगियों में प्रॉमिसिंग परिणाम। लेकिन पश्चिमी पत्रिकाएं और अधिक की मांग कर रही हैं, स्वतंत्र ऑनकोलॉजी विशेषज्ञों से ब्लाइंड पीयर रिव्यू, 12 महीनों में लॉन्गिट्यूडनल फॉलोअप, रिप्रोड्यूसिबिलिटी की पुष्टि करने के लिए ओपन सोर्स क्लिनिकल मेथोडोलॉजीज। विश्व स्तर पर पूछे जा रहे कुछ प्रश्न। क्या यह सभी प्रकार के कैंसर में काम करता है या केवल विशिष्ट प्रकारों में? क्या यह अधिक निवारक है या चिकित्सीय? क्या बूस्टर डोसेस की आवश्यकता होगी? इम्यून मेमोरी के संदर्भ में वैक्सीन की ड्यूरेबिलिटी क्या है? रूस ने द लैंसेट, NEJM या एक रूसी अंग्रेजी ड्यूअल लैंग्वेज ओपन जर्नल में पूर्ण डेटा प्रकाशित करने का वादा किया है। इस तरह के एक बड़े चिकित्सा माइलस्टोन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब कदम बढ़ा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और ट्रायल एथिक्स को सत्यापित करने के लिए मॉस्को में ऑब्जर्वर्स भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र SDG 3 हेल्थ फॉर ऑल के तहत अपनी ग्लोबल एक्सेस टू कैंसर केयर पहल में वैक्सीन को शामिल करने के लिए चर्चा कर रहा है। WHO का कोवैक्स लाइक सिस्टम कैंसर के लिए प्रस्तावित है, जहां देश गरीब देशों को टीके वितरित करने के लिए संसाधनों को पूल करते हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ WHO पर ड्यू डिलिजेंस के लिए दबाव डाल रहे हैं। राजनीतिक दबाव से वैज्ञानिक मूल्यांकन के कॉम्प्रोमाइज होने की चिंता है। इसने एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ पैदा कर दिया है। रूस फास्ट ट्रैक वैलिडेशन और वैश्विक डिप्लॉयमेंट चाहता है। पश्चिम स्लो वेरिफिकेशन और लेयर्ड टेस्टिंग चाहता है। दुनिया देख रही है, बंटी हुई है, जबकि जीवन दांव पर लगे हैं। यदि कोई समूह है जिसे सबसे अधिक लाभ होने वाला है, तो वह दुनिया भर की अंडरसर्व्ड और मार्जिनलाइज्ड आबादी है। सब सहारन अफ्रीका। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कैंसर से मृत्यु दर अधिक है। दक्षिण एशिया। लाखों लोग मौखिक, स्तन और सर्विकल कैंसर से पीड़ित हैं, कई का निदान बहुत देर से होता है। ग्रामीण लैटिन अमेरिका। अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा के कारण कैंसर का पता देर से चलता है और परिणाम खराब होते हैं। इन समुदायों के लिए रूस की वैक्सीन सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह सैल्वेशन है। यदि पब्लिक एक्सेस लेवल पर कीमत तय की जाती है, तो प्रति खुराक $10, $20 भी। यह अगले दशक में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य इक्विटी को बदल सकता है, मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बाहर के देशों को सशक्त बना सकता है। वैक्सीन डिप्लोमेसी का उदय नैतिक सवालों को भी जन्म देता है। क्या एक जीवन रक्षक वैक्सीन को सॉफ्ट पावर के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या वैश्विक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा से अलग किया जा सकता है? क्या रूसी प्रोपेगेंडा के पश्चिमी आरोप उचित हैं या केवल प्रोटेक्शनिस्ट हैं? रूस ने खुले तौर पर पश्चिम को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन कई इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि एक ऑलिव ब्रांच के रूप में। गहरा सवाल, क्या मानवता पश्चिम के बाहर के देशों द्वारा नेतृत्व किए गए एक चिकित्सा भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है, या राष्ट्रवाद जीवन की पवित्रता से अधिक भारी पड़ता रहेगा? कोविड-19 वैक्सीन रोलआउट की कमियों से बचने के लिए, जहां होर्डिंग, पेटेंट प्रोटेक्शन और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स ने पहुंच को बाधित किया, रूस एक पैरेलल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी अपना रहा है। भारत, वियतनाम, मिस्र और अर्जेंटीना में रीजनल हब्स, ब्रिक्स और एशियान देशों के साथ टेक ट्रांसफर एग्रीमेंट्स, कोल्ड चेन न्यूट्रल वर्जन्स का उपयोग, यानी टीके जिन्हें -70 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ mRNA टीकों के विपरीत। यह कैंसर वैक्सीन को एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना दूर दराज और ट्रॉपिकल क्षेत्रों तक पहुंचने की अनुमति देगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 50 मिलियन खुराक 12 महीनों के भीतर निर्मित की जा सकती है, यदि साझेदारियां निर्बाध रहती हैं। विकासशील देशों के डॉक्टरों जिन्होंने प्रारंभिक डेटा की समीक्षा की है, ने आशावान प्रतिक्रियाएं साझा करना शुरू कर दिया है। अगर ये वादा किए गए का 50% भी काम करता है, तो ये कैंसर के इलाज के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। आखिरकार, कुछ ऐसा जो हमारे लोगों के लिए अफोर्डेबल, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल हो सकता है। यहाँ तक कि पश्चिमी चिकित्सक भी, हालांकि सतर्क हैं, इंट्रीगड हैं। ये राजनीति के बारे में नहीं है। अगर यह काम करता है, तो हमें इसे अपनाना होगा। पीरियड। जो स्पष्ट हो रहा है,
वैज्ञानिक समुदाय सरकारों की तुलना में राजनीतिक विभाजन को तेजी से पाट सकता है। जबकि वैक्सीन अभी भी ट्रायल्स में है, सार्वजनिक जागरूकता और एंगेजमेंट आवश्यक है। यहाँ दुनिया भर के नागरिकों को क्या मांग करनी चाहिए? डेटा साझाकरण में पारदर्शिता, अनबायस्ड इवैल्यूएशन के लिए WHO पर दबाव, अपनी सरकारों से जवाबदेही। क्या वे इसे रोकेंगे, अपनाएंगे या सहयोग करेंगे? नाइजीरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य एडवोकेसी ग्रुप्स ने पहले ही ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिए हैं, जिसमें उनकी सरकारों से रूसी ट्रायल डेटा का समर्थन करने और मान्य होने पर वैक्सीन को तैनात करने की तैयारी करने की मांग की गई है। यह वैक्सीन एक वैक्यूम में नहीं उभर रही है। यह स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक व्यापक वैश्विक डिसेंट्रलाइजेशन ट्रेंड का हिस्सा है। आइए डॉट्स को जोड़ते हैं। क्राइसपीआर और जीन एडिटिंग में चीन अग्रणी है। भारत कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक किट्स विकसित कर रहा है। अफ्रीका स्थानीय वैक्सीन उत्पादन में निवेश कर रहा है। रूस अब दुनिया का पहला मल्टी कैंसर वैक्सीन ट्रायल डिलीवर कर रहा है। चिकित्सा की दुनिया अब केवल पश्चिमी नहीं है, शक्ति बदल गई है, और यह वैक्सीन उस बदलाव का सबसे विजिबल प्रूफ है। कोविड-19 संकट के दौरान धनी देशों ने टीके जमा कर लिए, पैटेंट धारकों ने साझा करने से इनकार कर दिया, गरीब देशों में अरबों ने इंतजार किया और मर गए। रूस उस व्यवहार को उलटने का दावा कर रहा है। ओपन एक्सेस, लो कॉस्ट लाइसेंसिंग और पब्लिक हेल्थ फर्स्ट स्ट्रैटेजीज की पेशकश करके वे खुद को एंटी बिग फार्मा के रूप में स्थापित करते हैं। क्या यह चलेगा? यह निर्भर करता है सार्वजनिक दबाव पर, वैज्ञानिक ईमानदारी पर और नेतृत्व के वैश्विक नैतिक कंपस पर। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और इनएक्सेसिबिलिटी के अपराधों को नहीं दोहराना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां नवजात शिशुओं को हाई रिस्क कैंसर के खिलाफ टीका लगाया जाता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस वाले लोगों को शुरुआती वयस्कता में प्रिवेंटिव कैंसर टीके मिलते हैं। कैंसर फ्लू जितना मैनेजेबल हो जाता है या इससे भी दुर्लभ, झाट ट्यूमर एंटीजेंस के लिए वार्षिक बूस्टर टीके आबादी को सुरक्षित रखते हैं। यह अब साइफाई नहीं है, यह हमारा अगला दशक हो सकता है यदि मानवता विज्ञान और लाभ के बजाय एकजुट होती है। इन्फिनिट आर्काइव के प्रिय दर्शकों, हम एक क्रॉसरोड्स पर खड़े हैं। एक रास्ता ओपन सोर्स मेडिसिन, वैश्विक स्वास्थ्य सॉलिडैरिटी और एक कैंसर मुक्त दुनिया की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता फार्मा एकाधिकार, जियो ब्लॉक्ड स्वास्थ्य पहुंच और लाखों लोगों की अनावश्यक मौत के साथ जारी रहता है। रूस की कैंसर वैक्सीन सिर्फ एक शॉट से कहीं अधिक है। यह हमारे वैल्यूज की एक परीक्षा है। क्या हम पास होंगे? यह राष्ट्रपतियों या सीईओज पर निर्भर नहीं है, यह हम पर निर्भर है। आप इन्फिनिट आर्काइव देख रहे थे, जहां हम न केवल यह अनकवर करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बल्कि यह क्यों मायने रखता है। यदि यह वैक्सीन वास्तविक है और विज्ञान सही है, तो हम कैंसर के अंत की शुरुआत देख रहे होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन केवल तभी जब हम लाभ, राजनीति और पूर्वाग्रह से ऊपर उठें। बने रहें, जिज्ञासु रहें, इंसान बने रहें। इन्फिनिट आर्काइव को सब्सक्राइब करें, जहां हर खोज एक गहरी कहानी बताती है।